Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA 4th semester हिंदी लिटरेचर के लिए मित्रों। यदि आपने हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट को लिया हुआ है, हिंदी साहित्य को आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो इंटाइटल्ड पेपर है BA 4th सेमेस्टर का, वो होता है हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 1 यूनिट से लेकर के 8 यूनिट तक आपको पढ़ना होता है, जिसमें कि मैं आज आपको यूनिट सेकंड के विषय में बताने जा रहा हूं। यूनिट सेकंड में जो आपको पढ़ना है, अनुवाद की समस्याएं। इसके पूर्व में मैंने आपको अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के अर्थ, अनुवाद के क्षेत्र, अनुवाद के प्रकार और अनुवाद की सीमाएं, इन बिंदुओं पर मित्रों आपको मैं वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। आज मैं आपको अनुवाद की समस्याओं के विषय में बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे मैं आपसे संबंधित वीडियो को उपलब्ध करा पाऊं। तो देखेंगे मित्रों, अनुवाद की जो समस्या होती है, जो अनुवाद करने में जो समस्याएं हैं, प्रमुख रूप से उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। आप किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो तमाम सारी समस्याएं आती हैं। तो वो समस्याएं हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से उसको बता पाएंगे, इस पर तमाम सारे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। तमाम सारे यूनिवर्सिटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। तो पूरी ही तरह से हमको समझना है कि अनुवाद की क्या समस्याएं हैं और ये समस्याएं किस तरह की होती हैं, क्या इनका निदान भी संभव है। तो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। तो देखेंगे अनुवाद की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। अनुवाद के लिए मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं, जिसको कि नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ना है इसमें उचित शब्द के चुनाव की समस्या। पहली समस्या तो यह है मित्रों कि जो उचित शब्द होते हैं अनुवाद के लिए, उसकी समस्या हमको दिखाई पड़ती है। अनुवाद की सबसे पहली समस्या उचित शब्द के चुनाव की होती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द भंडार विशाल है, अतः हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं मित्रों। यानी कि जब हम हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इंग्लिश भाषा के जो शब्द होते हैं मित्रों, जो शब्दकोश होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो हम उन शब्दों का चुनाव तो आसानी से कर लेते हैं, परंतु हिंदी में हमें परेशानियां होने लगती हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुवादक के समक्ष एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं। जो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अनुवादक जो होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, उसके लिए एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं, अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं। यदि अनुवादक उनमें उपयुक्त शब्द के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव नहीं करेगा तो उसके वांछित अर्थ को संप्रेषित करने में असमर्थ रहेगा। तो इसलिए उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उचित शब्द के लिए, जिस शब्द का हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, जिस भाव का, वही शब्द होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं उसके स्थान पर हम दूसरे शब्द का प्रयोग कर दें मित्रों। यह चीज ध्यान रखना है। शब्द प्रयुक्त की समस्याएं, जो शब्द होता है उसके प्रयुक्त होने की भी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे अनुवाद में भाषा प्रयोग संबंधी अनेक त्रुटियां रह जाती हैं तथा वांछित अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। प्रत्येक शब्द प्रयोग में लाने की अपनी विशिष्टता होती है और अर्थ की दृष्टि से उसका विशिष्ट अर्थ होता है। उदाहरण के लिए निम्न वाक्यों में से एक सामान्य भाव का बोध होता है, जबकि प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट शब्द का प्रयोग करने से उसका विशिष्ट अर्थ निकलता है मित्रों। तो आप फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि राम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। अब यहाँ पर बताया गया रिमूव्ड फ्रॉम, रिमूव्ड का मतलब होता है हटा दिए जाना मित्रों, हटा दिया गया। तो राम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस का मतलब राम सेवा से हटा दिया गया, हटा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे राम हैज बीन
टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस। अब टर्मिनेटेड शब्द जो होता है मित्रों, ये हटा देना, जो हटा देना है कॉमन वर्ड है। जैसे किसी को काम से हटा दिया जाए, किसी को कमरे से हटा दिया जाए, किसी को बिस्तर से हटा दिया जाए, किसी को चेयर से हटा दिया जाए, तो हटा देने से पूरे भाव नहीं मिलते हैं, जबकि उसका टू दी अर्थ जो होगा मित्रों वो टर्मिनेटेड से होगा। टर्मिनेटेड का मतलब सेवा समाप्ति। तो यहाँ पर राम हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस। अब यहाँ पर जो पूरा अर्थ निकल रहा है कि राम को राम की सेवा समाप्त कर दी गई है, अर्थात सेवा से वो सेवा टर्मिनेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये भाव निकल रहा है। तो इस जगह पर रिमूव्ड की जगह पर हम टर्मिनेटेड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो पूरा ये अर्थ देता है। यहाँ पर आगे देखेंगे, राम हैज बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस, अर्थात डिस्चार्ज का मतलब होता है मित्रों सेवा मुक्त कर देना। तो डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस होता है सेवा मुक्त करने के लिए। सेवा समाप्ति का दूसरा अर्थ सेवा मुक्त से है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज शब्द करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ही कार्य के लिए जैसे रिमूव्ड शब्द का प्रयोग किया गया, टर्मिनेटेड शब्द का प्रयोग किया गया, डिस्चार्ज शब्द का प्रयोग किया। तो जो टर्मिनेटेड शब्द होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है मित्रों, ये जो टर्मिनेट शब्द होता है मित्रों, टर्मिनेट का मतलब सस्पेंड कर देना, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो कुछ दिनों के लिए वो सस्पेंड रहता है। लेकिन डिस्चार्ज करने का मतलब होता है सेवा मुक्ति, यानी पूरी तरह से सेवा समाप्त करना। टर्मिनेटेड शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, सेवा समाप्ति की बात की जाती है। और यहाँ पे रिमूव का मतलब हटा दिया जाना। तो अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके पश्चात देखेंगे तीसरे पॉइंट में मित्रों, इस तीसरे पॉइंट में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की निम्न प्रकृति की समस्याएं जो दिखाई पड़ती हैं। अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं की प्रकृति में पर्याप्त अंतर है। अंग्रेजी भाषा की वाक्यों में क्रमशः कर्ता, क्रिया व कर्म का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में कर्ता, कर्म व क्रिया का अनुवाद करते समय अनुवादक की भाषा कौशल का परिचय मिलता है। उसको दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि वो हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन करता है तो इंग्लिश भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और हिंदी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये आवश्यक होता है मित्रों, क्योंकि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा जो होती है वो निम्न प्रकृति की समस्याएं उसमें आ सकती हैं यदि हमको एक भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा। 4 नंबर पॉइंट में देखेंगे मित्रों, क्लिष्ट भाषा के प्रयोग की समस्या। जो क्लिष्ट भाषा होती है उसके प्रयोग की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। एक बड़ी समस्या क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से संबंधित है। प्राय लक्ष्य भाषा में अनुदित सामग्री और स्रोत भाषा की छाया पड़ जाती है, जिसके कारण अनुदित सामग्री दुर्बाध हुआ क्लिष्ट प्रतीत होती है। तो यदि हमको पूरी तरह से शब्द पर अधिकार नहीं है, उसकी क्लिष्टता पर पूरी तरह से हमारे लिए क्लिष्ट बना हुआ है, वो भाषा हमारे लिए कठिन बनी हुई है, तो अनुवाद करते समय हमें इन कठिनाइयों को झेलना पड़ता है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। अगली जो समस्या है मित्रों वो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित होती है। अनुवाद के लिए जिन पारिभाषिक शब्दों का निर्धारण किया गया है वह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं के मूल या संकर शब्दों के योग से बने हैं मित्रों। यही कारण है कि इसमें एक रूप का अभाव है, यानी एक रूपता नहीं पाई जाती है। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, फारसी, तो इसमें जो है एक रूपता हमको कम मिलती है। छठे पॉइंट पे आप देखेंगे विषय के ज्ञान के अभाव की समस्या। इसमें विषय के ज्ञान का अभाव होता है तो एक समस्या हमारे लिए होती है। जब तक अनुवादक को मूल विषय का प्रतिपाद्य स्वरूप, अभिव्यक्ति आदि का पूर्ण ज्ञान न होगा तब तक उसके द्वारा किया गया अनुवाद भी सफल व सार्थक नहीं होगा। इसलिए जो अनुवादक होता है उसको पूरी तरह से इन सब चीज़ों का प्रतिपाद्य स्वरूप और अभिव्यक्त का पूरा ज्ञान होना आवश्यक होता है। 7वें पॉइंट में आपको जानना है मित्रों, अनुवाद में अर्थ से अनर्थ की समस्या। ज़्यादातर जो है जब हम शब्द ज्ञान की अज्ञानता में अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं, कभी कभी अनुवादक की अनावश्यक अथवा अशुद्ध वाक्य विन्यास, अनुचित पदक्रम आदि के कारण भी समस्या उत्पन्न हो जाती है मित्रों। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर उदाहरण के रूप में, देयर इज हाउसिंग बूम दीज डेज। देयर इज हाउसिंग बूम, यानी जो हाउसिंग और फिर बूम शब्द आया हुआ, देयर इज हाउसिंग बूम दीज डेज।
अलग आजकल गृह निर्माण में धूम धड़ाक है। यहाँ पर बताया गया है कि आजकल गृह निर्माण में धूम धड़ाक है, जबकि होना चाहिए क्या, आज गृह निर्माण में तेजी है। तो यहाँ पे जबकि होना चाहिए, ये शब्द होने चाहिए, आज गृह निर्माण में तेजी है, इसका प्रयोग होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया कि आज गृह निर्माण में धूम धड़ाक है, इस तरह के सेंटेंस को हिंदी में लिखा गया मित्रों। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसको देखेंगे, देयर इज हाउसिंग बूम दीज डेज। तो इंग्लिश शब्द में तो अर्थ एक ही आ रहा है, लेकिन तो यहाँ पे हिंदी में देख रहे हैं कि ये सब सेंटेंस और इस सेंटेंस में दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है। वर्तनीगत अशुद्धियों की समस्या दिखती है। एक अन्य समस्या वर्तनी से संबंधित है। अनुवाद में बहुधा वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं। जैसे आप देखेंगे, ऑन इंडिपेंडेंस डे ए फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाक्य में पहले से प्रयुक्त दिवस शब्द के साथ दिन का प्रयोग अशुद्ध है। यानी पहले से जो प्रयोग, इसमें जो प्रयुक्त दिवस शब्द के साथ दिन का प्रयोग अशुद्ध है। अर्थात जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वाक्य में पहले से प्रयुक्त दिवस, जो कि ऑन इंडिपेंडेंस डे ए फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज, तो वाक्य में जो पहले शब्द से प्रयुक्त दिवस शब्द के साथ दिन का प्रयोग अशुद्ध होता है। इंडिपेंडेंस डे जो लिखा गया है यहाँ पर, तो ये प्रयोग जो है अशुद्ध है यहाँ पर मित्रों। इसका आगे देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, यह अशुद्ध है। तो इस तरह से हमको बहुत ही बारीकी से हर चीजों को देखना होता है। निष्कर्ष आप देखेंगे यहाँ पर, अनुवाद शिक्षण एवं साहित्य सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके माध्यम से शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण का विस्तार होता है। उन्हें अन्य भाषाएं सीखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के साहित्य में रचित कृतियों को अनुवाद के माध्यम से पढ़ने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान व भावात्मक को प्रशय प्राप्त होता है। विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करने में भी अनुवाद विशेष भूमिका निर्वहन करता है मित्रों। तो ये सारी बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसको कि हमें जानना। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कमेंट है, तो उसको मैं पूरी तरह से, उस कमेंट को, आपके जो रिक्वेस्ट होंगे, जो आपके सुझाव होंगे, उसको हम पूरी तरह से सुधार करेंगे मित्रों। तो कमेंट आप हम तक अवश्य प्रेषित करेंगे और पूरे ही वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ऑनलाइन बी क्लासेस के चैनल पर आपको बीए से संबंधित सभी कोर्स की पीडीएफ और सभी कोर्स से संबंधित प्लेलिस्ट प्राप्त होगी मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरी तरह से हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे कमेंट के रूप में। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।